बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली के साथ करेंगे, जहां पर यमुना उफान पर है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान तक पहुंच रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यमुना नदी अभी अपने खतरे के निशान से नीचे ही बह रही है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के साथ निचले इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है, घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने करीबी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना का जलस्तर अभी 205.17 मीटर है। चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से कुछ ही मीटर नीचे इस वक्त यमुना का जलस्तर। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और इसका असर दिल्ली पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से ही लगातार यमुना का जल स्तर में बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी यमुना जो है वो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आसपास के जितने भी इलाके हैं जो निचले स्तर पे हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको ऊपर जाने का आदेश जो है वो फिलहाल दिया गया है, क्योंकि जो हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वो अभी आने में तकरीबन 48 घंटे का वक्त और लगेगा, जिसके चलते यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। और ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनके लिए मुसीबत जो है वो और बढ़ेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, हर साल इसी तरीके से यमुना का जलस्तर मॉनसून के सीजन में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है? कहां पर इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है? जो लोग निचले इलाकों में हैं, क्या उन्हें सुरक्षित भेजने की तैयारी है? बिल्कुल, चूंकि जो चेतावनी का स्तर है, जो चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हो जाता है। और जो भी निचले इलाके हैं, खासतौर पर गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, पल्ला, चिल्ला या सरिता विहार, ओखला, इन सब के जो किनारे जो लोग यमुना के आसपास में रहते हैं, यमुना खादर के इलाके में रहते हैं, उनको बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। तो वो पूरी तरह से प्रशासन ने शुरू कर दिया है। 205.17 मीटर है अभी यमुना का स्तर, यानी सिर्फ 16 सेंटीमीटर नीचे है यमुना खतरे के निशान से। यानी जो बाढ़ है वो 16 सेंटीमीटर दूर है दिल्ली से, और तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरेगा ऐसा अनुमान है। क्योंकि एक तो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, लगभग 1,60,000 क्यूसेक पानी जो कि मंगलवार बुधवार को छोड़ा गया था, वो अब दिल्ली पहुंच रहा है। दूसरी तरफ जो कैचमेंट एरिया है, यानी जहां से यमुना बहती है, वहां पर जो बारिश लगातार हो रही है दिल्ली में, हरियाणा में, वहां से भी पानी बढ़ करके आ रहा है। तो वो ये जो डबल मुश्किल है, उसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। और कई सारे इलाकों से अब जो इवैक्यूएशन का काम है, यानी खाली कराने का काम है, वो शुरू कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में यमुना डरा रही है। हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर चंबा में फ्लैश फ्लड का कहर है। चंबा में भारी बारिश से भरमौर नाले में सैलाब जैसा मंजर है। तेज बहाव में नाले पर पुल देखते ही देखते बह गया। इससे कई इलाकों का संपर्क बाकी जगहों से कट गया। इस वजह से लोगों को परेशानी भी आई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे वहां पर तेज आवेग में इस वक्त कई नदी और नाले बह रहे हैं, जिसमें मलबा मिला हुआ है। ऐसे में जो लोग किनारों पर बसे हुए हैं उन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई जगहों पर एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जहां जहां पर खतरा है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि अगर फ्लैश फ्लड आता है तो लोग इसमें सुरक्षित रहें, उनके घर बचाए जा सके, उन्हें बचाया जा सके। ये तस्वीरें दरअसल चंबा की हैं। नाले में उफान और देखते ही देखते एक पुल
चंद मिनटों में बह गया। और बात आतंकी साजिश की करेंगे क्योंकि ड्रोन के आसमान में एक बार फिर से देखे जाने के बाद वहां खलबली मच गई है। हम बात कर रहे हैं जम्मू की, जहां पर तीन ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। पहला ड्रोन बॉर्डर के पास सांबा सेक्टर में देखा गया, तो दूसरा आईटीबीपी कैंप के पास, तीसरा बारी ब्राह्मणा में सेना के कैंप के पास दिखाई दिया। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गया। जम्मू में जैश और लश्कर के आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक जैश लश्कर के आतंकी मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। और बॉक्सिंग में ओलंपिक से अच्छी खबर आ रही है। यहां पर लवलीना ने जीत हासिल कर ली है। ऐसे में उनका पदक मिलना लगभग तय हो चुका है। सेमीफाइनल में पहुंच गई है लवलीना बॉक्सिंग के। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और ऐसे में बॉक्सिंग में लवलीना को पदक मिलना तय है। सेमीफाइनल में उनकी जगह एक बेहतरीन उम्मीदवार लवलीना ने यहां अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ओलंपिक से ये खबर आ रही है, बॉक्सिंग में लवलीना की शानदार जीत दर्ज हुई है। सेमीफाइनल में पहुंच गई है लवलीना। बॉक्सिंग में उनका शानदार प्रदर्शन, ओलंपिक से ये अच्छी खबर भारत के लिए, क्योंकि अब बॉक्सिंग में कम से कम एक पदक भारत के नाम हो सकता है। कल हमने देखा था कि मैरी कॉम बॉक्सिंग में हार गई थी। उसके बाद आज बॉक्सिंग के ही रिंग से ये अच्छी खबर भारत के लिए। ओलंपिक में लवलीना ने ताइपे की बॉक्सर को मात दी है। ताइपे की बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल के इस खेल पर सबकी नजर बनी रहेगी। लवलीना की शानदार जीत और कम से कम बॉक्सिंग के रिंग में एक पदक भारत के नाम हो सकता है। बॉक्सिंग में भारत का पदक पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा मेडल भारत के नाम हो सकता है। इससे पहले हमने शानू के नाम मेडल देखा था और अब ओलंपिक में देश के नाम एक और पदक पक्का हो गया है, यानी कि 2 मेडल भारत के नाम। 69 किलो वर्ग में ये भारत का मेडल पक्का हो चुका है। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, एक अच्छी खबर से आज दिन की शुरुआत, दूसरा मेडल भारत के नाम हो सकता है और कल की जो मायूसी थी कम से कम उसके लिहाज से आज का अगर दिन देखें तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए यहाँ नेहा दूसरा मेडल भारत का पक्का हो चुका है। टेक्निकली भारत का ये दूसरा मेडल हो चुका है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जूडो हो या फिर बॉक्सिंग हो, जैसे ही आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं मेडल अश्योर्ड हो जाता है, क्योंकि हारने वाले सेमीफाइनलिस्ट को भी मेडल मिलता है। तो ये भारत का दूसरा मेडल है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ब्रॉन्ज मेडल ही मिलेगा, क्या वो सेमीफाइनल में हारती हैं या फिर उसको सिल्वर या गोल्ड में तब्दील कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो सेमीफाइनल जीतती है तो जाहिर तौर पर फिर वो फाइनल में जाएंगी और गोल्ड और सिल्वर के लिए लड़ेंगी। तो ये भारत का दूसरा मेडल है, पक्का हो चुका है। असम की लड़की है और बड़ी जबरदस्त आप देखिए उनकी फाइट, वो तीनों राउंड्स में उन्होंने डोमिनेट किया और जिस तरह उन्होंने अपना डोमिनेट किया है, फिर अपने आपको आप जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं अपने स्टेमिना पर भी आपको काम करना होता है, अपनी ताकत को बचाकर भी रखना होता है। और लास्ट राउंड में मैंने देखा कि वो थोड़ा सेफ खेली। वो जानती थी कि ताइपाई की जो बॉक्सर थी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगी तभी इनके ऊपर जा पाएंगी और अपने आप को बचाकर रखा। ये शानदार जीत। 2012 में बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने मेडल जीता था और अब देखें आप 2020 में
लवलीना को ये मेडल पक्का हो चुका है। लेकिन शुरुआत विजेंदर ने की थी 2008 बीजिंग ओलंपिक से। तो जाहिर तौर पर अच्छी खबर, भारत के लिहाज से दूसरा मेडल पक्का हो चुका है। बॉक्सिंग में लवलीना की जीत हुई है, उन्होंने नियन चिनचेन को हराया है जो कि ताइपे से आती है 69 वर्ग किलोग्राम में। एक तरीके से ये काफी दिलचस्प मुकाबला रहा होगा विक्रांत, क्योंकि चीन तो बॉक्सिंग के लिहाज में कई मायनों में बेहतरीन माना जाता है, ताइपे से ही आती है 69 वर्ग किलोग्राम में। कैसा रहा दोनों का संघर्ष और मुकाबला? डोमिनेट किया, जैसे मैंने कहा पहला राउंड उन्होंने डोमिनेट किया। 3 जजेस ने इनको 10-10 दिए, 2 ने 9-9 दिए। उसके बाद दूसरा विक्रांत आपको रोकना चाहेंगे, लवलीना के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको, क्योंकि पदक तो अब पक्का है, पदक जो भी आए, लेकिन भारत के लिहाज से आज का दिन बेहद रोमांचक, आपकी बेटी ने देश को गर्व से भर दिया है। जी 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 थैंक यू। पहले मैं देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि देशवासी ने दिया जलाया, उनके लिए प्रे किया, इसीलिए वो जीता है। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ। और मैंने तो उनकी खेल नहीं देखी, तो अभी तो उनको ये लोग बताया है कि वो अच्छा खेला है। थैंक यू। टिकेन जी, आपकी बात हो पाई है लवलीना से मैच से पहले? हाँ हाँ, सुबह में बात किया था, वो आशीर्वाद लिया। और अभी मैच के बाद जब जीत दर्ज हो गई उसके बाद कोई बातचीत, कोई मैसेज? नहीं, अभी तक हुआ नहीं। वो अभी स्टेज पे है, वो खेल की मैदान पे है। तो आगे का मुकाबला उस पर नजर रहेगी आपकी टिकेन जी? हाँ हाँ, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच गई है आपकी बेटी। जी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब तैयारी कर रही थी तब किस तरह का सफर रहा लवलीना का, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लवलीना के पिता टिकेन जी बता रहे थे कि गौरवपूर्ण लम्हा है ये, क्योंकि दूसरा पदक भारत के लिए पक्का हो चुका है। लवलीना ने भारत को दूसरा पदक दिला दिया है, क्योंकि अब वो सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। अगर सेमीफाइनल में वो जीतती हैं तो फाइनल में पहुंच जाएंगी, और तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के नाम स्वर्ण पदक तक आ सकता है। लेकिन इस बीच पदक तो पक्का है। सेमीफाइनल में लवलीना पहुंच चुकी हैं, चीनी ताइपे की नियन चिनचेन को हराकर उन्होंने महिला 69 किलो क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल कर ली। विक्रांत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, हम लवलीना के पिता से बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर ज्यादा तो नहीं कह पाए, काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और शब्दों की कमी भी पड़ गई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है किसी भी पिता के लिए, ये गौरवशाली लम्हा, उनकी बेटी पदक ला रही है। आप देखिए जो वहां से दृश्य भी आ रहे हैं, एक परिवार ने भी स्ट्रगल किया होता है ना, सिर्फ बॉक्सर नहीं करता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, असम से आती हैं, जैसे आपने देखा मीराबाई चानू जो है वो मणिपुर से आती हैं, तो उस एरिया से आना, मैरी कॉम भी उससे पहले आप जानते हैं कि मणिपुर से आती थी, तो उस एरिया से आना और स्ट्रगल इतना ना सिर्फ आप एथलीट के तौर पर करते हैं, बल्कि आपके परिवार का भी वो संघर्ष होता है। लेकिन अचानक से देखिए, अचानक से इन 8 या 9 मिनटों में जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आप बाउट हार जाते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं, दुनिया याद रखेगी हाँ यार क्वार्टर फाइनल तक गए थे। लेकिन द मोमेंट आप ये बाउट जीते, आपका मेडल पक्का होता है। और एक ऐसे मुल्क में जहां पर एक एक मेडल के लिए हम तरसते हैं, तो द मोमेंट आप ओलंपिक मेडलिस्ट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इनका बॉडी लैंग्वेज जो अगर आप देखें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखें, इनकी जो पैरों की मूवमेंट देखें, इनके हाथों की मूवमेंट देखें, ये मुझे हैरानी नहीं होगी कि गोल्ड के लिए लड़ रही हो, क्योंकि अगर एक मैच और जीतती हैं, सेमीफाइनल का बाउट जीतती हैं, तो ये फिर गोल्ड के लिए लड़ेंगी। दूसरा मेडल है, हालांकि बहुत ज्यादा इतना अच्छा ओलंपिक्स नहीं रहा जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे। लंदन में हमें 6 मेडल मिले थे, लेकिन अब नेहा क्या हुआ कि आपको द मोमेंट आपको दूसरा मेडल मिलता है, उसके बाद फिर आप तीसरे की उम्मीद करते हैं। पीवी सिंधु से उम्मीद है। और अभी ये ना भूलें कि हमारे 2 और बॉक्सर्स हैं जो कि जिन्होंने क्वार्टर फाइनल बाउट अपना खेलना है, यानी कि उनमें से भी अगर कोई जीतता है तो फिर आपको एक और मेडल पक्का हो जाता है। और जो इंडिया की शायद सबसे बड़ी उम्मीद मेरे हिसाब से बॉक्सिंग में है, अमित पंघल, उनका पहला दौर कल है, पहला राउंड उनका कल है। तो बॉक्सिंग ने, वेट लिफ्टिंग ने,
रेसलिंग शायद ये 3 ऐसी गेम्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें भारत उम्मीद कर रहा था, उम्मीद के मुताबिक चलेगा। शूटिंग ने शायद मायूस किया, लेकिन अगर अभी भी यहाँ से भारत 2 को 3, 3 को 4 और 4 और 5 के दरमियान भी अगर आप पहुंच जाते हैं मेडल, तो मेरे हिसाब से ये कामयाब ओलंपिक्स होगा भारत के। और ये पहली महिला है विक्रांत असम से बॉक्सिंग ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, ओलंपिक्स में भी इनको एक महत्वपूर्ण कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा था और आज वो उम्मीदों पर खरी उतरी हैं। अर्जुन अवार्डी हैं लवलीना। बिल्कुल, और पहला ओलंपिक्स है, पहला ओलंपिक्स होना, जैसे आपने खुद कहा है, और वहां पे कहते हैं ना कि मतलब तजुर्बा बहुत मैटर करता है। आम तौर पर हम कहते हैं जो भारतीय एथलीट्स जाते हैं आपके ओलंपिक्स में, वो वहां जाते ही हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन आपका पहला ओलंपिक्स है, आप पहले ओलंपिक्स में एक मेडल ठीक है। अब एक मेडल का विक्रांत आपको रोकेंगे क्योंकि राहुल रावत इस वक्त सीधे टोक्यो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मैच देख रहे थे आप, जाहिर तौर पर डिटेल्स पर आप ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से लवलीना ने खेला वो उन्होंने पूरा बाउट डोमिनेट उन्होंने ही किया, 4-1 से जीती हैं ये जीत उनकी, और दूसरी जिस हिसाब से बताया ये दूसरा मेडल भारत का एटलीस्ट उन्होंने अश्योर कर लिया है। आपको याद होगा कुछ ऐसा ही हमने 2008 में भी देखा था, जब हमारे 3 बॉक्सर्स अखिल कुमार, विजेंद्र और जितेंद्र जो हैं ये तीनों क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, और तब उसके बाद जो है जितेंद्र और अखिल जो है वो तो नहीं बना पाए थे, पर विजेंद्र ने वो मेडल जीत लिया था। और जैसे बताया अभी विक्रांत ने कि ये पहला ओलंपिक्स है, असम से आती हैं, एक छोटे परिवार से आती हैं, 3 बहनें हैं, किक बॉक्सिंग करा करती थी पहले लवलीना, उसके बाद इनको बॉक्सिंग का शौक चढ़ा, इनको उठाया गया, देखा किसी ने नोटिस, और आज देखिए आज भारत के लिए ये 30वां, आज तक के इतिहास में भारत की ओलंपिक हिस्ट्री में ये 30वां 30th मेडल है जो उन्होंने अश्योर कर दिया है। यहाँ से अब ये होता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आ जाती है, अब वो ऑल आउट भी जा सकती हैं कि यार मेरे को एक मेडल तो मिल ही रहा है, तो वो अब डेफिनेटली वो सिल्वर या गोल्ड के लिए भी टारगेट कर सकती हैं। क्योंकि देखिए सेमीफाइनल में जैसे 2 मेडल्स होते हैं आपके, जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट होता है उसको वहां पे कोई प्ले ऑफ नहीं होता है, दोनों सेमीफाइनलिस्ट को आपको ब्रॉन्ज मेडल दे दिया जाता है, और जो जीतते हैं वो सेमीफाइनलिस्ट वो गोल्ड मेडल मैच के लिए compete करते हैं। याद होगा 2012 में मैरी कॉम ने भी ऐसे ही वो मेडल लिया था। अनफॉर्चुनेटली उनकी जर्नी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, बट नॉर्थ ईस्ट से एक और लड़की उठ के आई है जिसने अपना दमखम जो है यहाँ टोक्यो में ही दमखम लवलीना ने दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये बना हुआ है कि क्या कोरोना के खिलाफ भारत में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर किसी देश की 60 से 70% आबादी को कोरोना हो जाए तो वो देश हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेता है। कितनी आबादी को कोरोना हो चुका है ये पता करने का सिर्फ एक तरीका है, सेरो सर्वे। वैक्सीन के अभाव में ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, लेकिन अब बच्चों की वैक्सीन का आगाज होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों का टीकाकरण अगस्त में शुरू करने की बात कही है। मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बीजेपी की पार्लियामेंट्री बैठक में ये बात कही है। इससे पहले एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों की वैक्सीन को सितंबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई थी। Trials are already there in India for the vaccine which are available in India. Bharat Biotech trial is now in its sort of final phase, and hopefully by September we will have data for that. The Zydus Cadila vaccine also has included children, and their data is already there, and they have already applied for emergency use authorization. Pfizer vaccine has already got the approval for children in the US, and therefore that will apply to our country also. सरकार के इस फैसले का एक्सपर्ट्स भी स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट करना एक बड़ा कदम साबित होगा। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच स्कूल खोलने के लिए भी ये फैसला बेहद अहम है। पूरे देश में स्कूल्स रीओपनिंग की एक ही पॉलिसी नहीं रखी जा सकती, परंतु ये स्कूल रीओपनिंग स्टेट वाइज और जोन वाइज कोविड के प्रभाव और केसेस को देखते हुए लागू की जा सकती है। इसलिए पूरे देश में एक साथ स्कूल ना खोलकर धीरे धीरे जहां पॉजिटिविटी रेट बिल्कुल कम है या ना के बराबर है उन हिस्से में हम ये लागू कर सकते हैं।
इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त बहुत सारे वैक्सीन बच्चों में ट्रायल किए जा रहे हैं। 2 से 14 साल की उम्र के बच्चों में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी उनके बॉडी के मैच्योरिटी के हिसाब से अडॉप्ट होती है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है। मुंबई में कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ा है। अब तीसरी लहर में भी देश भर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो सवाल ये बना हुआ है कि क्या कोरोना के खिलाफ भारत में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर किसी देश की 60 से 70% आबादी को कोरोना हो जाए तो वो देश हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेता है। कितनी आबादी को कोरोना हो चुका है ये पता करने का सिर्फ एक तरीका है, सेरो सर्वे। सीरो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अब तक तो देश में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के ट्रेंड बताते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार भी है और बेहद नजदीक भी। तो आखिर ये माजरा क्या है? We have to look at the data very carefully. The very strongest data that we have is ICMR seroprevalence study. It has come out last week. And it is showing that 65% of Indian population has got some kind of immunological markers of COVID infection in their blood. But in Kerala, it is only 42%. And Kerala's 3 districts are the last in the list of the ICMR seroprevalence survey in terms of the seroprevalence. What does that mean? How can the blood of a person can have immunological markers of COVID-19? One thing is because of vaccination and second one is because of natural infection. एंटीबॉडी और हार्ड इम्यूनिटी दोनों का एक दूसरे से गहरा नाता है। जितनी ज्यादा आबादी में एंटीबॉडीज उतनी ज्यादा हार्ड इम्यूनिटी के चांस। आसान शब्दों में कहें तो सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज के आधार पर पता लगाया जाता है कि कितनी प्रतिशत आबादी को कोरोना हो चुका है, और विशेषज्ञ दावा करते रहे हैं कि जब 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडीज हो जाएंगी तो हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। और अब जब देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी होने का पता सीरो सर्वे में चला है, तब भी हार्ड इम्यूनिटी का अता पता गायब है। वैज्ञानिक इसकी 3 मुख्य वजह बताते हैं। पहली वजह है कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन। इस वक्त दुनिया में कोरोना संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है, जो वैक्सीन के प्रभाव को 10% तक कम कर देता है। स्टडी बताती है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 70 के बजाय 85% आबादी को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। दूसरी वजह है बच्चों के वैक्सीनेशन में देरी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए 18 साल से कम उम्र की आबादी को कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों के मास वैक्सीनेशन के बिना हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना बेहद मुश्किल है। और तीसरी वजह है वैक्सीन के बाद बनी एंटीबॉडी का कमजोर पड़ना। दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं, उनसे बनी एंटीबॉडी की क्षमता एक समय के बाद कमजोर पड़ जाएगी। जानकारों का मानना है कि ऐसे में बार बार बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। मतलब साफ है, भले ही देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी बन गई है, लेकिन ये एंटीबॉडी वक्त के साथ कमजोर पड़ेंगी। ऐसे में तेजी से म्यूटेट होते कोरोना वायरस की वजह से हर्ड इम्यूनिटी का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। तालिबान को आप क्या मानते हैं? कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन, यही ना? लेकिन चीन और पाकिस्तान का दिल तालिबान पर पसीज रहा है। कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के प्रतिनिधि से मुलाकात की थी। ये मुलाकात इस तरह हुई जैसे किसी दूसरे देश की सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात की जाती है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसे चीन महान कूटनीति कहेगा। तस्वीरों में दिख रहे एक व्यक्ति को दुनिया भली भांति जानती है। ठीक पहचाना, आप हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी पहचान लीजिए, ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर।
कौन है ये भी जानिए। ये तालिबान का पॉलिटिकल चीफ है। आपकी स्मृति में तालिबान को इन तस्वीरों के जरिए आपने जाना पहचाना होगा। कट्टरपंथी इस्लामिक विचार को मानने वाला चरमपंथी संगठन 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में अपनी सरकार के दौरान मध्ययुगीन बर्बरता की सारी हदें तालिबान ने लांघी। और अब जबकि अमेरिकी सेना 20 वर्षों के अफगानिस्तान मोर्चे को विराम दे रही है, तब तालिबान फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर वही कट्टरपंथी इस्लामी शासन लादने पर आमादा है। लेकिन चीन के पोर्ट सिटी तियानजिन में तालिबानी मुल्ला से चीनी विदेश मंत्री ने मिलकर उसे वैधता देने की शुरुआत कर दी है। तालिबान अफगानिस्तान में एक सैन्य और सियासी ताकत है। तालिबान से उम्मीद है कि वो अफगानिस्तान की शांति और पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। हमें उम्मीद है कि तालिबान अपने देश और उसकी आवाम को सबसे ऊपर तरजीह देगा। तालिबान के लिए चीन की चिकनी चुपड़ी बातें दुनिया को हजम नहीं हो सकती। चीन के इस कूटनीतिक स्वार्थ के पन्ने खोलें, उससे पहले तालिबान के कारनामे का ताजा एपिसोड देख लें। वीडियो में प्रताड़ना झेलता दिख रहा ये व्यक्ति अफगानिस्तान का मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खासा जवान है। नजर मोहम्मद को अगवा करने के बाद तालिबानियों ने उसे गोलियों से छलनी कर उसकी जान ले ली। तालिबान ये तो मानता है कि नजर मोहम्मद की हत्या नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन उसे पकड़कर तालिबान कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए था। नजर मोहम्मद की हत्या ने तालिबानी शासन में बदले की कार्रवाई के तहत नागरिकों की हत्याओं की आशंका को जिंदा कर दिया। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने भी हाल ही में कंधार में एक ऐसे शरणार्थी कैंप का दौरा किया जहां तालिबान के डर से भागे 11,000 शरणार्थी परिवार रहते हैं। हम जंग की वजह से अपने घरों में 3 दिन तक भूखे रहे और हमारे पास कुछ खाना नहीं था। मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। जंग में मेरे 3 बच्चे शहीद हो गए। वहाँ बड़ी तादाद में तालिबानी हैं और मैं अपने बच्चों की कब्रों पर नहीं जा सकती। तालिबान राज के रिटर्न में 2021 में अब तक तकरीबन 3 लाख लोग अफगानिस्तान से विस्थापित हुए हैं। इसी साल की शुरुआत में रिकॉर्ड तादाद में नागरिकों की जान भी गई। यूएन के मुताबिक 2021 में 1600 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तालिबान की इस बर्बरता पर चिंता जताई है। हाँ, निश्चित रूप से हम पिछले हफ्ते जमीन पर देख रहे थे कि तालिबान जिला केंद्रों पर आगे बढ़ रहा है, कुछ प्रांतीय राजधानियों को चुनौती दे रहा है। हमने उन क्षेत्रों में तालिबान द्वारा किए गए अत्याचारों की उन रिपोर्टों को भी देखा है जिन पर उसने कब्जा कर लिया है, जो गहरे परेशान करने वाले हैं। speak well to the Taliban's intentions. ऐसे तालिबान को चीन क्यों अपने देश में बुलाकर कूटनीतिक मान्यता देता है, जबकि अफगानिस्तान की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार जमीन पर इन तालिबानियों से लोहा ले रही? इसका सीधा सा जवाब है कि चीन का एजेंडा अपने विस्तारवाद की नीति के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थापित अपने साम्राज्य को बचाए रखना है। उसके लिए तालिबान से समझौता कर लेना है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं तालिबान को लेजिटिमेसी देने की। ये बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, और इस तमाम एरिया में स्टेबिलिटी और वायलेंस, इंस्टेबिलिटी और वायलेंस और बढ़ सकता है। अभी 14 जुलाई को ही पाकिस्तान में एक बस में हुए विस्फोट में 9 चीनी नागरिक मारे गए थे और इसके पीछे पाकिस्तानी तालिबान पर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में चीन के द्वारा तालिबान को वैधता देने का माहौल बनाने की कोशिशें किस तरह हो रही हैं, उसे चीन के दोस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बातों में साफ देखा जा सकता है। अफगान संकट के लिए इमरान ने अमेरिका को दोषी ठहराया है और लगे हाथ उन्होंने तालिबान को कवर शील्ड भी दे दिया।
the US has really messed it up in Afghanistan. Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. And if there are some civilians in these camps, how is Pakistan supposed to hunt these people down? चीन और पाकिस्तान की जोड़ी तालिबान के लिए बैटिंग में जुट गई है। बदले में तालिबान ने चीन को उसकी जान माल की रक्षा का भरोसा दे दिया है। चीनी विदेश मंत्री से मिलने गए तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है, अफगान तालिबान कभी किसी ताकत को अफगानिस्तान में चीन को नुकसान पहुंचाने नहीं देता है, लेकिन तालिबान पर चीन और पाकिस्तानी स्टैंप लगने से दुनिया की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। एक और रूस ने तजिकिस्तान में अपने बेस की मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी है क्योंकि ISIS आतंकी अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत अपने पड़ोस में अशांति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। Essential that peace negotiations are taken seriously by all parties. The world wishes to see an independent, sovereign, democratic and stable Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. भारत की अफगान नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान पर बटी दुनिया को एक साथ लाना है। एक और अफगानिस्तान पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी है, उधर रूस ने भी अमेरिका के अफगान छोड़ने के तौर तरीकों को जल्दबाजी भरा कहा है। ऐसे में भारत को अपने कूटनीतिक कार्ड का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।